हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग एलाना संग। तो गाइस, आज की हॉरर स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी गाइस थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इसको आपको 2 पार्टों में सुनाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। स्टोरी नेम इज दुल्हन जिन। तो कहानी शुरू होती है नेक आत्मा और जिन दुल्हन के साथ। बात वर्ष 1977 राजस्थान के जिला नागौर के पास के एक गांव की है, जहां सर्वेश्वर अपने माता पिता के साथ रहता था। सर्वेश्वर अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसकी उम्र भी अब 24-25 की हो गई थी, जो कि गांव परिवेश में हिसाब से शादी की अधिकतम आयु थी। इसलिए घरवाले उसकी शादी का दबाव उस पर आए दिन डालते रहते थे। सर्वेश्वर की अपनी मसाले बेचने की दुकान थी, जो बहुत अच्छी चलती थी। साथ में सर्वेश्वर एक सज्जन व्यक्ति और एक भला आदमी भी था, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत पसंद करते थे और उसकी शादी के प्रस्ताव आए दिन दूर दूर से भी आते रहते थे। मगर सर्वेश्वर अपनी शादी के लिए अपना मन नहीं बना पाया, इसलिए उसके घर वाले उससे बड़ा बस इसी बात को लेकर थोड़ा नाराज रहते थे, उदास रहते थे। सर्वेश्वर हर सप्ताह सोमवार को शिवजी के मंदिर जाया करता था। उस मंदिर के रास्ते में एक दरगाह पड़ती थी, जिसके सामने एक बड़ा खुला मैदान था, जहां लोग अपने ऊपर किए गए टोने टोटके का इलाज से उतार कर रख जाते थे। सर्वेश्वर घर वालों की उदासी से खुश नहीं था। फिर एक दिन सर्वेश्वर के मामाजी सर्वेश्वर के लिए एक रिश्ता लेकर घर आए और शादी के लिए सभी घर वालों को बैठकर सर्वेश्वर से बात करने लगे, जिससे सर्वेश्वर इस बार शादी के लिए मान गया। अगले दिन सोमवार को जब सर्वेश्वर सुबह शिवजी के मंदिर के लिए निकला, तो मंदिर से पहले दरगाह के सामने उसी खाली मैदान में एक बहुत ही सुंदर लड़की पूरा श्रृंगार किए सफेद सूट पहने खड़ी थी। सर्वेश्वर ने ना चाहते हुए भी उस पर अपनी नजर डाल दी और उसको देखता रहा। सर्वेश्वर ने फिर बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की से वो नजर नहीं हटा सका। कुछ देर बाद वो लड़की सर्वेश्वर के पास आई और बोली कि मेरा नाम नीमा है, आप एक बहुत नेक आत्मा है। मैंने आपकी रूह तक झांक ली है। आपके जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, और अगर आप सहमत हो तो मैं आपसे अभी शादी करना चाहती हूँ। सर्वेश्वर पहले कुछ पल तो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। फिर बस उसने इतना कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था। दोपहर तक दोनों अकेले ही शादी करके घर आ गए। जहाँ सर्वेश्वर के माता पिता ने जब ये देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों को बहुत सदमा लगा, इसलिए उन्होंने मामाजी सहित कई रिश्तेदारों को बुला लिया, मगर सबने यही कहा कि अब तो शादी हो गई है, अब झगड़ा फसाद करने का कोई फायदा नहीं। रात तक सभी रिश्तेदार सर्वेश्वर और अपनी नई नवेली बहू को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। सर्वेश्वर के पिताजी तो रिश्तेदारों की बात समझ गए, लेकिन सर्वेश्वर की माताजी पूरी रात रोती रही और उस रात ना तो उन्होंने खाना खाया और ना ही पानी की एक बूंद ही पी, अपने गले से नीचे जाने दी। अगली सुबह नीमा ने जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई के बाद नहाकर नाश्ता बना दिया। सर्वेश्वर ने माँ से नाश्ता करने को कहा, खूब जोर देकर मिन्नतें भी करी, मगर माँ ने कुछ नहीं खाया। फिर पिताजी ने भी माँ को नाश्ता करने को कई बार कहा, मगर वो नहीं मानी तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी, जिससे सर्वेश्वर बहुत दुखी हो गया। फिर नीमा ने सर्वेश्वर से कहा कि आप परेशान मत हो, मैं माँ जी को नाश्ता करा के बस अभी आई। इस पर सर्वेश्वर ने चौंक कर नीमा को देखा तो वो मुस्कुराते हुए जमीन की तरफ चली गई, जहाँ उसने एक बड़ी थाली में गर्म नाश्ता रखा और अपनी सासू माँ के कमरे में चली गई। सर्वेश्वर और उसके पिताजी कमरे में नजरें गड़ाए थे कि अब सर्वेश्वर की माताजी की चीखने की आवाज आने लगी। तभी नीमा निराश होकर कमरे से बाहर आती दिखी, मगर हुआ इसका एकदम उल्टा। नीमा मुस्कुराकर बाहर आई। फिर कुछ देर में माताजी भी नाश्ता करके खाली बर्तन के साथ बाहर आई, तो दोनों बाप बेटों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर पूछने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे। नीमा ने
नीमा से सर्वेश ने पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। इस पर नीमा मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, जादू से। उसी दिन से नीमा और सर्वेश के घर वालों की बहुत जमने लगी और नीमा को सर्वेश के साथ उसके माताजी और पिताजी का प्यार भी मिलने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन सर्वेश के चाचा जी के तीनों बेटों ने मिलकर सर्वेश के पिताजी के हिस्से वाली जमीन पर कब्जा करके उस पर 4 दीवारी करने लगे, जिसका पता एक गांव वाले ने सर्वेश को उसकी दुकान पर जाकर दिया। इससे सर्वेश अलग आग बबूला हो गया और अपने घर पर बिना बात करे ही अपनी जमीन पर पहुंच गया, जहां उसकी अपने चाचा जी के बेटों से पहले तो खूब कहा सुनी हुई। फिर जब सर्वेश ने उन पर ज्यादा गुस्सा किया तो उन्होंने सर्वेश को बुरी तरह पीट दिया और वहां से भाग गए। जैसे तैसे सर्वेश घर आया और परिवार को सारी बात बताई। ये बातें सुनकर और सर्वेश की हालत देखकर घर वालों को बहुत गुस्सा आया, मगर घर वाले लड़ाई बढ़ाकर अपने इकलौते बेटे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चाचा के बेटे गुंडे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वेश से हाथ जोड़कर जमीन को भूल जाने की बात कही और बात को आगे ना बढ़ाने की विनती की, जिसको सर्वेश भी मान गया। मगर नीमा तो सर्वेश का ऐसा हाल देखकर गुस्से से भर गई और उसने चाचा के तीनों बेटों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। देर रात एक आदमी चाचा जी के बड़े बेटे के पास आया और बोला कि सर्वेश ने अपनी जमीन से तुम्हारी बनाई सारी दीवारें तोड़ दी हैं और वो तुम तीनों भाइयों को उस जमीन पर अभी बुला रहा है। बड़े भाई को ये अजीब तो लगा कि सर्वेश सुबह ही तो पीट कर यहाँ से गया था, उसने इतनी जल्दी इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मगर वो फिर भी अपने दोनों छोटे भाइयों को लेकर जमीन की तरफ बढ़ चला। सारे भाई गुस्से से लाल थे और सभी के हाथ में हथियार थे। जमीन पर पहुंचकर तीनों भाइयों को सर्वेश कहीं नहीं दिखा। जैसे जमीन की स्थिति सुबह छोड़ गए थे वैसी ही अब थी। फिर तीनों भाई बातें करने लगे कि वो कौन था जिसने झूठी खबर हमें इतनी रात में घर आकर दी है। ना वो आदमी हमारे गांव का था और ना ही उसको हमने कभी देखा था। कुछ देर रुककर सबसे छोटे भाई ने कहा कि छोटे भाइयों वो कोई भी था, चाहे वह झूठ ही बोल रहा था, मगर हमारी जमीन तो सुरक्षित ही है ना। अब चलो घर चलते हैं। मंझले भाई ने बोला कि यार, सुबह सर्वेश को हमने इतना मारा और इतना पीटकर भी कोई इतनी जल्दी वापस आता है क्या? हाँ, अगर वो आ भी जाता है तो उसको काटकर यहीं इसी जमीन में गाड़ देंगे। इस बात पर तीनों भाई जोर से हंसने लगे और फिर जैसे ही घर की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए तभी उनको एक भारी आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हें वापस अपने पैरों पर भेजने के लिए थोड़ी ही घर से बुलाकर लाई हूँ। इतना कहकर नीमा पास ही एक पेड़ से उनके सामने कूद गई। तीनों भाइयों ने उसको पहचान लिया। पहले तो वो एकदम चौंक गए, मगर फिर बोले कि लगता है सर्वेश ने चूड़ी पहन ली है। वो अब सारे औरतों के श्रृंगार करके चूल्हा चौका करेगा और उसकी बहू जमीन वापस ले लेगी। फिर तीनों भाई जैसे ही हंसने लगे, नीमा की आंखें खून जैसी लाल हो गई और उसने सबसे छोटे भाई को उसके बड़े बालों से पकड़कर पथरीली जमीन पर 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी छाती और चेहरे से खून आने लगे। दोनों भाई लपककर नीमा को उसके अपने हथियारों गंडासा और कुल्हाड़ी से मारने को दौड़े, मगर नीमा आसानी से दोनों भाइयों के से हथियार छीन लिए और सबसे बड़े भाई की टांग की हड्डी तोड़कर फिर मंझले भाई का सर पकड़कर जमीन पर पड़े पत्थर पर इतने जोर से मारा कि उसका सर ही फट गया और खून बहने लगा। तीनों भाई कुछ ही पलों में धूल चाट रहे थे। फिर नीमा अपनी भारी आवाज में बोली कि अगर तुमने कल सुबह ही सर्वेश के परिवार को उनकी जमीन वापस नहीं दी तो कल की रात को मैं तुम्हें पीटूंगी नहीं, बल्कि तुम तीनों की छाती फाड़कर तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। और आज रात को ये बात चाहो तो सबको घर जाकर बता देना, फिर पूरा गांव तुम्हें नामर्द ही कहेगा, क्योंकि तुम एक नाजुक सी औरत से पिट गए। फिर नीमा ने उसी अनजान आदमी का रूप ले लिया और सर्वेश के चाचा जी को घर जाकर उठाया।
उसके तीनों बेटों के पास जमीन पर भेज दिया। देर रात तीनों भाइयों की पट्टी हुई और सुबह सर्वेश के चाचा जी उनके घर आकर अपने बड़े भाई को कह गए कि भाई अब हमारा उस जमीन से कोई नाता और मतलब नहीं है, तुम उसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो। सर्वेश और उसके परिवार को ये सब एक चमत्कार जैसा लग रहा था। सर्वेश को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। एक दिन सर्वेश ने गुरुजी घर पर अचानक आ गए तो सर्वेश ने उनको खाने और रुकने का प्रबंध करने को नीमा से कहा और नीमा भी खुशी से काम में जुट गई। गुरुजी बाहर वाले कमरे में बैठे थे। फिर जैसे ही नीमा उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी तो गुरुजी थोड़ा असहज होकर घर से बाहर चले गए। उनके पीछे सर्वेश दौड़कर गया और उन्हें अंदर ले जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं अभी बिल्कुल नहीं रुक सकता। तुम कल मेरे आश्रम में आ जाओ, तुमने कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बस इतना कहकर गुरुजी लंबे लंबे कदम रखते हुए वहां से निकल गए। तो गाइस, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इस स्टोरी का पार्ट 2 मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू गाइस।